नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा भारतीय नदी तंत्र, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे भारतीय नदी तंत्र कितने प्रकार से बन सकती हैं, कितने प्रकार से नदियों का स्रोत होता है तथा सिंधु नदी। इसके बाद हम ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी तथा गंगा नदी का हम ये पूरा मानचित्र पढ़ेंगे कि कैसे कौन सा प्रयाग कैसे कहाँ बनता है। ठीक है। गंगा नदी के दाएं हाथ की नदियां कौन सी हैं, बाएं हाथ की सहायक नदियां कौन सी हैं, तो आदि हम इस बारे में चर्चा करेंगे। साथ में ही महत्वपूर्ण फैक्ट भी आपको बताते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको थोड़ा सा हेल्प होता है, हेल्प मिलती है हमारी वीडियो से, तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और पीडीएफ के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाना है, टेलीग्राम को ज्वाइन करना हमारे, आपको वहाँ पीडीएफ आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो हमारे नीचे व्हाट्सएप नंबर भी दिए रहेगा, आप व्हाट्सएप नंबर में जाके मैं मैसेज कर दीजिए, वहाँ भी हम आपको पीडीएफ दे सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है आज का हमारा भारतीय नदी तंत्र, यानी कि भारतीय नदी तंत्र के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तब देखिए भारतीय नदी तंत्र, अब देखिए भारतीय नदी है वो दो प्रकार से इनका स्रोत होता है। एक होता है हिमनद नदियाँ और एक होता है प्रायद्वीप नदियाँ। हिमनद नदियों का मतलब होता है बर्फ़। क्या होता है मतलब बर्फ़, यानी कि ऐसी नदियाँ जो बर्फ़ के पिघलने से बनती हैं। यानी कि जैसे बर्फ़ का बड़ा भूखंड है, ये धीरे धीरे क्या होता है, पिघलता रहता है, धीरे धीरे क्या होता है, पिघलता रहता है, और ये नदियाँ क्या बहती रहती हैं। ये हो गया हमारा पहला। ठीक है। दूसरा है हमारा प्रायद्वीप नदियाँ। कौन सा है, प्रायद्वीप नदियाँ। प्रायद्वीप नदियाँ कौन सी हैं, प्रायद्वीप नदियाँ वो नदियाँ हैं जिनका स्रोत क्या वर्षा का जल होता है, यानी कि जो बारिश होती है हमारी उसके कारण वो जल आता है, इसके बाद वो जल बहता है, उसका स्रोत है हमारा। ठीक है, तो वर्षा का जल हमारा स्रोत है। तो अब हमने बताया जो भारतीय नदी है दो प्रकार से बह सकती हैं, यानी कि दो प्रकार से इनका स्रोत होता है बहने का। एक बर्फ़ की नदी है जिसे हिमनद नदियाँ कहते हैं, और इन्हें हिमालयी नदियाँ भी कहते हैं। दूसरा हमारा प्रायद्वीप नदियाँ जिनका स्रोत वर्षा का जल होता है। अब ठीक है, अगला हमारा जो पॉइंट है, ये वर्ष भर जो है प्रवाहित नहीं होती। जो प्रायद्वीप नदियाँ हैं जिनका स्रोत वर्षा का जल है वो वर्ष भर प्रवाहित नहीं होती। इनका कम मतलब कम भी हो जाता है। क्यों, क्योंकि वर्ष भर बारिश नहीं होती है, बारिश भर अपने अपने समय पर से होती है। लेकिन जो हिमनद नदियाँ हैं वर्ष भर क्या होती है, प्रवाहित होती हैं। वर्ष भर प्रवाहित क्यों होती हैं, क्योंकि जो बर्फ़ है हमेशा क्या होता है, पिघलता रहता है धीरे धीरे, इसलिए बनती रहती हैं। ठीक है। अब देखिए, जो अगर हिमनद नदियों की बात करें तो गंगा, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र ये हिमनद नदियां हैं। आप लोग नोट कर लीजिए, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी ये कौन सी हिमनद नदियां हैं। इसी के बाद प्रायद्वीप नदियों की अगर बात करें तो हमारा जो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती ये कौन सी नदियाँ हैं, ये प्रायद्वीप नदियाँ हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया। आशा करता हूँ कि इतने में पोर्शन में आपको कोई समस्या नहीं होगी। अगर फिर भी कोई समस्या होती, व्हाट्सएप नंबर रहता है हमारा, आप हमें मैसेज कीजिए और सर पूछिए कि सर कॉल करके आपके समझना, तो मैं आपको समझा दूंगा टॉपिक। ठीक है। ये अगला हमारा हिमालयी नदियाँ, या फिर जिन्हें कहते हैं हम क्या कहते हैं, हिमनद नदियाँ भी कहते हैं। ठीक है। तो पहली हमारी सिंधु नदी। कौन सी नदी है हमारी, सिंधु नदी। अगर हम सिंधु नदी की लंबाई की बात करें तो 2880 किलोमीटर क्या लंबाई है, 2880 किलोमीटर जो लंबाई है सिंधु नदी की है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है, इसका उद्गम स्थल है बोखरचू हिमनद कैलाश पर्वत। इसका उद्गम स्थल याद रखिएगा, बोखरचू हिमनद। हिमनद मतलब बर्फ। ठीक है, बर्फ के पहाड़ हिमनद। ठीक है, उस कैलाश पर्वत से ये निकलती है। का कौन कौन किस किस देश में बहती है, तो हमारा चीन है, भारत है, पाकिस्तान है। कौन से तीन देशों में बहती है, भारत, चीन, पाकिस्तान, और इसके बाद ये अरब सागर में गिर जाती है, अरब सागर में जाके मिल जाती है। आपको इतना समझ में आ गया। ठीक है, तो चीन, भारत और पाकिस्तान में नदी बहती है। तिब्बत में इसे देखिए अलग अलग नाम है। तो पहला नाम क्या है, तिब्बत में इसे सिंगपो खवान के नाम से जाना जाता है। जो ये हमारी सिंधु नदी है, तिब्बत में से सिंगपो खवान के नाम से भी जाना जाता है। अब ये तो हो गया बाहर, भारत के बाहर बह रही है। ठीक है, उद्गम स्थल क्या है, भारत के बाहर है, कैलाश पर्वत है। अब ये पूछा जाता है कि भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, तो जो भारत में सिंधु नदी है लद्दाख के दमचौक से प्रवेश करती है। यानी कि लद्दाख में एक जगह है उसका नाम है दमचौक। क्या नाम है, दमचौक। तो वहाँ से प्रवेश करती है, भारत में आती है, भारत के रास्ते में क्या है, हमारा भारत के रास्ते में ये प्रवेश करती है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, अगला सिंधु जल समझौता। अब यहाँ से भी टॉपिक आपके पूछा जाता है कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था, किसने कराया था, और भाई क्यों हुआ था सिंधु जल समझौता। तो सिंधु जल समझौता है तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। मैंने अभी आपको बताया कि जो सिंधु नदी है भारत और पाकिस्तान और चीन में बहती है, भारत पाकिस्तान में बहती है, तो जाहिर सी बात है
कि भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था सिंधु जल समझौता। कब हुआ था? 1960। कब हुआ था? 1960। और विश्व बैंक ने कराया था। 3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। सिंधु जल समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ठीक है, किसने कराया था? इतना। अब हमारी राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा नदी है। तो पाकिस्तान की जो राष्ट्रीय नदी है वो सिंधु नदी है। जो पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी क्या है? सिंधु नदी है। ठीक है, सिंधु नदी जल के अनुसार, जो सिंधु नदी जल समझौता हुआ था उसके अनुसार देखिए क्या हुआ था। सिंधु नदी जल समझौता के अनुसार भारत सिंधु नदी का जल, जो भारत है जो भारत है सिंधु नदी के जल का 20% उपयोग करेगा। पाक जो है क्या करेगा? 80% उपयोग करेगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि कौन 20% कौन 80% उपयोग करेगा। ठीक है, तो आप देखिए, जो पाकिस्तान की जो राष्ट्रीय नदी कौन सी? सिंधु। तो राष्ट्रीय नदी है तो उनको ज़्यादा दिया गया, तो इसलिए पाकिस्तान क्या है? सिंधु नदी का 80% पानी उपयोग करेगा और भारत जो है 20% पानी उपयोग करेगा। इसी के साथ और नदियों को बांटा गया। देखिए, जैसे सिंधु नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी, इन जो 3 नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, इन 3 नदियों का जो 80% पानी क्या है? भारत उपयोग करेगा। सॉरी, 80% पानी जो पाकिस्तान उपयोग करेगा और 20% पानी भारत उपयोग करेगा। आपको समझ गया? सिंधु नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी, इन तीनों नदियों का जो 80% पानी कौन उपयोग करेगा? पाकिस्तान, और 20% पानी भारत उपयोग करेगा। इतना समझ में आ गया? अगला है, देखिए, रावी नदी, ब्यास नदी, सतलज नदी, इनका 80% पानी भारत उपयोग करेगा और 20% पाकिस्तान करेगा। तो ऐसा 3 बार दिया गया, एक को 80, एक को 20, फिर एक को 80, एक को 20, ऐसे दे दिया गया। तो रावी, ब्यास, सतलुज, इसका जो है 80% पानी हम भारतीय उपयोग करेंगे, 20% पाकिस्तान करेगा। और जो ऊपर की 3 नदियां थी उसका 80% पाकिस्तान, 20% भारत करेगा। ये सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में, विश्व बैंक ने करवाया था। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? अगला, अब सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी की सहायक नदियां तो हैं, लेकिन दाएं हाथ की और बाएं हाथ से आप पूछा जाता है कि दाएं हाथ की कौन सी सहायक नदी है सिंधु नदी की, और बाएं हाथ की कौन सी सहायक नदियां हैं। तो जो बाएं हाथ की हम सहायक नदियां पढ़ रहे हैं, कौन सी? बाएं हाथ की सहायक नदियां पढ़ रहे हैं। आपको नोट्स की एकदम टेंशन नहीं लेना है। जितने वीडियो मैंने अपलोड किया, आपको किसी का भी नोट चाहिए, आप सिर्फ मुझे मैसेज करना। सिर्फ आपको क्या पढ़ना है? आपको सिलेक्शन लेना है, बस। आपको सिर्फ इससे मतलब है। देखिए, झेलम नदी, तो बाएं हाथ की पहली सहायक नदी है सिंधु नदी की, झेलम नदी। इसका पुराना नाम है, क्या नाम है इसका पुराना? विशस्ता। इसका पुराना नाम है क्या है? वितस्ता। ठीक है, इसका पुराना नाम है। उद्गम स्थल कहाँ से? बेरीनाग झील। कहाँ से? बेरीनाग झील जम्मू कश्मीर से इसका उद्गम स्थल है। बूलर झील से होकर बहती है। क्या? ये जो झेलम नदी है बूलर झील से होकर बहती है। यह नदी भारत पाकिस्तान की सीमा भी बनाती है, यानी कि जो झेलम नदी है भारत पाकिस्तान की सीमा भी बनाती है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। अब ये श्रीनगर है जो शहर है, ये कहाँ स्थित है? झेलम नदी के किनारे स्थित है। आपको समझ में आ गया? अभी हम बाएं हाथ की सहायक नदियां पढ़ना, सिंधु नदी की। दूसरा है चिनाब नदी। कौन सी? चिनाब नदी। जो चिनाब नदी है इसको पुराना नाम अस्कनी है। ये पुराना नाम बहुत पूछा जाता है, इसलिए मैं पुराना नाम भी लिखे हूँ। पुराना नाम क्या है इसका? पुराना नाम है अस्कनी। उद्गम स्थल कहाँ है? बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रा कहाँ? एचपी यानी हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रा। ठीक है, चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रप्रभा के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रप्रभा किस नदी का उपनाम है? हिमाचल प्रदेश में किस नदी के नाम से जाना जाता है चंद्रप्रभा को? तो चिनाब नदी है। ये वही चिनाब नदी है जिसका 80% पानी क्या है? पाकिस्तान उपयोग करेगा। अभी मैं ऊपर बताया था आपको। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जो चिनाब नदी है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, अभी हम क्या बर्फ हिमनदी नदियां पढ़ रहे हैं। ठीक है, और बर्फ वाली नदी हम अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगला, फिर इसके बाद क्या आता? रावी नदी। मैंने अब चिनाब बता दिया, अब इसके बाद आता है रावी नदी। ठीक है, रावी नदी का पुराना नाम है परुष्मणी या इरावती। ठीक है, रावी नदी का पुराना नाम है। उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश है। ये वही नदी है जिसका 80% पानी भारत उपयोग करने वाला किया था, करेगा। ठीक है, अगला है ब्यास नदी। ब्यास नदी का पुराना नाम है बिपाशा। आपको पुराना नाम इनका याद रखना है, बिपाशा। ऐसा पूछा था ना, बिपाशा किस नदी का पुराना नाम है? तो ब्यास नदी का। उद्गम स्थल कहाँ? ब्यास कुंड। देखिए, ब्यास नदी का उद्गम स्थल ब्यास कुंड। इसको आपको ज़्यादा नहीं को करना है, लेकिन आपको राज्य याद करना, हिमाचल प्रदेश से निकलती है। ब्यास नदी पाकिस्तान नदी जाती है, यानी कि जो ब्यास नदी है वो पाकिस्तान जाती है। ठीक है, ये भारत में सतलुज नदी में मिल जाती है। भारत में सतलुज नदी में मिल जाती है। अगला है सतलज नदी। क्या है? सतलज नदी पुराना नाम क्या है? सतुद्री। जो सतलज नदी है उसका पूरा नाम है सतुद्री। उद्गम स्थल कहाँ है? राकस ताल, तिब्बत, कैलाश पर्वत में इसका उद्गम स्थल है।
और ये सिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिपकिला दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ से ये नदी भारत में प्रवेश करती है। ऐसी कम नदियाँ जो दर्रे से प्रवेश करती है, ये नदी महत्वपूर्ण इसलिए बन जाती है क्योंकि दर्रे से, दर्रा आपको पता है क्या होता है? अगर नहीं आपको पता तो देखिए मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में बता देता हूँ, क्योंकि पहले आप दर्रा समझेंगे तब समझेंगे कि मैं पढ़ा क्या रहा हूँ। आइए देखिए, ये जो पहाड़ होते हैं, दो पहाड़ों के बीच जो दुर्गम स्थल होता है, सकरीला पथरीला, उसी को हम दर्रा कहते हैं। ठीक है, तो यही सिपकिला दर्रे से क्या है, सतलुज नदी भारत में क्या करती है दोस्तों, सतलुज नदी भारत में क्या करती है, प्रवेश करती है। ठीक है, ये सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, ये दर्रा, अगर दर्रा ने आपने नहीं पढ़ा तो आप लोग देख लीजिएगा, मैं दर्रा पढ़ा चुका हूँ। आप लोग हमारी प्लेलिस्ट में जाइए जियोग्राफी वाली में, आपको वहाँ दर्रा मिल जाएगा। अगला, सिंधु नदी की 5 सहायक नदियों को पंजाब में पंचनद के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, पंजाब का नाम ही होता है कि 5 नदियों का समूह। पंजाब का संधि विच्छेद क्या होगा, 5 नदियों का समूह अर्थात पंजाब। तो जो सिंधु नदी की जो 5 सहायक नदियां हैं, दाएं हाथ की जो सहायक नदियां हैं, अभी हम बाएं हाथ की पढ़ी 4 5, अब आएंगी दाएं हाथ की। तो जो 5 नदियां हैं उन्हीं को पंचनद के नाम से जाना जाता है, पंजाब में पंचनद के नाम से जाना जाता है। अब आती है हमारी सिंधु नदी की सहायक नदियां। कौन सी सहायक नदियां, दाएं हाथ की सहायक नदियां। कौन सी, दाएं हाथ की सहायक नदियां। तो पहली हमारी शोक नदी, गिलकत नदी, जास्कर नदी, हुंजा नदी और नुद्रा नदी। ये है सिंधु नदी की सहायक नदियाँ 5 हैं, और दाएं हाथ की सहायक नदियाँ हैं, राइट। ठीक है, ये इसके बारे में विस्तार से नहीं पूछा जाता, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा। अगला हमारा ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सा है, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है, तो ब्रह्मपुत्र की नदी की जो लंबाई है 2900 किलोमीटर है, भारत में 900 किलोमीटर बहती है। ठीक है, यानी कि इसका जो उद्गम स्थल है कैलाश पर्वत है, और जो भारत में 900 किलोमीटर कुल बहती है, और कुल इसकी लंबाई क्या 900 देखिए भारत में, और 2 आगे लगा दीजिए, तो 2900 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, अलग अलग स्थानों पर इसके अलग अलग नाम हैं। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बन जाता है क्योंकि बहुत पूछा जाता है भाई कि तिब्बत में जो है ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं। तो तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है, और असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। अब आप यहाँ कंफ्यूज मत हुए, जमुना है ना कि यमुना। ठीक है, तो जमुना, तो बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। यानी कि ब्रह्मपुत्र ये नदी जहाँ जहाँ जाती है इसके अलग अलग नाम पड़ जाते हैं, जैसे तिब्बत में सांगपो के नाम से, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से, असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से, और बांग्लादेश में जमुना के नाम से इनका जाना जाता है। अब इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो दिवांग है, लोहित है, धनसिरी है, सुबनसिरी है, तीस्ता है, मानस है। ये सहायक नदियाँ हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। इतना आपको समझ में आ गया। अब तीस्ता नदी जल विवाद पूछा जाता है, तीस्ता नदी जल विवाद किन 2 देशों के बीच है, तो तीस्ता नदी जल विवाद भारत और जो बांग्लादेश के बीच है, भारत और बांग्लादेश के बीच है तीस्ता नदी जल विवाद। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी असम में एक द्वीप बनाती है। जो अब मैं बोलने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है असम में एक द्वीप बनाती है, क्या बताती है, असम में एक द्वीप बनाती है जिसका नाम है माजुली द्वीप। ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है असम राज्य में हमारे एक द्वीप बनाती है जिसका नाम है माजुली द्वीप, और माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। क्या द्वीप है, माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो पूछा जाए कौन सी नदी बनाती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है माजुली द्वीप, और ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है माजुली द्वीप। आपको इतना समझ में आ गया। ठीक है, असम में एक द्वीप बनाती है, कहाँ बनाती है, असम में। तो माजुली द्वीप कहाँ स्थित है, असम में स्थित है। आपको समझ में आ रहा है। अगला हम पढ़ेंगे गंगा नदी। ठीक है, अभी हम हिमनद की नदियाँ ही पढ़ रहे हैं, अभी प्रायद्वीप नदियाँ हम अभी नहीं गए हैं। ठीक है, वही अभी हम पढ़ रहे हैं। अगला है हमारा गंगा नदी। तो गंगा नदी की लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर है गंगा नदी की लंबाई। ठीक है, और उद्गम स्थल कहाँ है, तो गंगोत्री हिमनद गौमुख उत्तराखंड उत्तरकाशी में इसका क्या उद्गम स्थल है। गंगोत्री हिमनद यानी कि हिमनद का नाम है, बर्फ का नाम है, उसका नाम है गौमुख। उत्तराखंड कहाँ स्थित है, उत्तराखंड उत्तरकाशी में स्थित है, भारत और बांग्लादेश में बहती है। जो ये गंगा नदी है भारत और बांग्लादेश में बहती है। ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के 5 राज्य कौन कौन से हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, और सॉरी बिहार 2 बार हो गया, कितने 2 बार हो गया बिहार शायद बना, सॉरी दोस्तों 2 बार यहाँ बिहार हो गया। तो जो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपके लिए, 2 बार बिहार हो गया, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अगला, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है,
अब जो गंगा नदी है भारत की सबसे लंबी नदी है, 2525 इसकी क्या है लंबाई है। और जो है गंगा नदी को सन 2008 में, नवंबर 2008 में भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित की गई थी। जैसे वाराणसी हो गया, कानपुर हो गया, ये सब क्या है गंगा नदी के किनारे ही स्थित है। ठीक है, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया था। ठीक है, अब बहुत लोग पूछते हैं कि भाई गंगा नदी का जल का जो गंगा नदी का जल है उसमें कीड़े क्यों नहीं पड़ते, वो खराब क्यों नहीं होता, बदबू क्यों नहीं मारता। तो उसका भी एक कारण है, आप लोग बता दीजिएगा जो भी आपसे पूछे। एक नाम है, एक जीवाणु है, उसका नाम है जीवाणु बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज इस जीवाणु का नाम, इस जीवाणु के कारण गंगा नदी का पानी न कभी सड़ता है, न कभी बदबू मारता है, न इसमें कभी कीड़े पड़ते। ठीक है, अब 4 कुंभ स्थान आप देख लीजिए। गंगा नदी आ रहा है तो जाहिर सी बात है कुंभ स्थान आप लोग देख लीजिए। 4 कौन कौन से कुंभ स्थान है। तो हरिद्वार उत्तराखंड में गंगा नदी में मनाया जाता है। अगला है प्रयागराज उत्तर प्रदेश। तो 3 नदियों का यहाँ समूह है, गंगा यमुना और सरस्वती। सरस्वती नदी जो अदृश्य रूप से बहती है, यहाँ से गंगा नदी आती है, ऐसी यमुना आती है, और जो सरस्वती नदी है क्या अदृश्य रूप से बहती हैं। अगला उज्जैन में कौन सी शिप्रा नदी बहती हैं, और नासिक महाराष्ट्र में क्या है गोदावरी। ठीक है, तो ये 4 नदियों पर 4 जगहों पर कुंभ स्थान मनाया जाता है। ऑप्शन में पूछा जाता है कौन सी नदी जो है कुंभ स्थान का हिस्सा नहीं है, कुंभ का हिस्सा नहीं है। तो ऐसा आप लोग याद रखें, गंगा नदी, गंगा यमुना सरस्वती, शिप्रा नदी, गोदावरी नदी। ठीक, अब यहाँ पे देखिए जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। अब आप लोग यहाँ पे इसको देखिए, आप लोग यहाँ पे देखिए, देखिए बंदर पूंछ, जो बंदर पूंछ से कौन सी नदी निकलती है, बंदर पूंछ से यमुनोत्री नदी, बंदर पूंछ से यमुनोत्री यानी कि यमुना नदी निकलती है। गौमुख गंगोत्री यानी कि भागीरथी निकलती है। आप कहेंगे सर गंगा नदी आपने पढ़ा, हाँ मैंने गंगा नदी पढ़ाया है, लेकिन जब वहाँ से निकलती है तो उसको भागीरथी के नाम से जाना जाता है। आगे गंगा कैसे बनती है मैं आपको बताऊंगा, आप लोग से बस धीरज रखिए। केदारनाथ से चौरावरी नदी यानी कि मंदाकिनी नदी नहीं, केदारनाथ के चौरावरी से मंदाकिनी नदी निकलती है। और बद्रीनाथ के सतपंद ग्लेशियर से जो है अलकनंदा नदी निकलती है। इतना समझ में आ गया। अब ये नदियाँ धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं, अब लोग बढ़ते जाइए। अब ये नदियाँ क्या हैं धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं। यमुना नदी ये बढ़ती है, भागीरथी बढ़ती है, फिर इसके बाद मंदाकिनी नदी है और अलकनंदा, ये धीरे धीरे बढ़ती है आगे। अब धीरे धीरे जैसे ही आगे बढ़ती है तो अलकनंदा नदी में, देखिए ये अलकनंदा नदी है ना ये हमारी ये वाली, तो अलकनंदा नदी पे धीरे से धौली गंगा नदी आ जाती है। कहाँ, धौली गंगा नदी यहाँ पे मिल जाती है। जब धौली गंगा नदी मिल जाती है तो उस स्थान को कह देते हैं विष्णु प्रयाग। आपको समझ में आ गया। अलकनंदा नदी में जब धौली गंगा नदी मिल जाती है तो उसको नाम हमने दे दिया विष्णु प्रयाग। ठीक है, तो विष्णु प्रयाग किन 2 नदियों का समूह है, अलकनंदा तथा धौली गंगा नदी का जो समूह है उसको विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ विष्णु प्रयाग हो गया। इसके बाद फिर आती है अलकनंदा नदी, अलकनंदा हमारी नीचे तक जाएगी। ठीक है, अलकनंदा फिर नदी आती है, फिर एक नदी धीरे से यहाँ हमारी मिल जाती है। फिर कौन सी नदी मिल जाती है, उसका नाम है नंदाकिनी नदी। कौन सी नदी मिल जाती है, नंदाकिनी नदी। और जब नंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी में मिल जाती है तो उसको कहते हैं नंद प्रयाग। इतना आपको समझ में आ गया। यानी कि नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी जब मिल जाती है तो उसको क्या कहते हैं, नंद प्रयाग। इसके बाद धीरे धीरे फिर आती है अलकनंदा नदी और यहाँ पे आती है, तो यहाँ पे एक नदी मिल जाती है, उस नदी का नाम पिंडार नदी। अब पिंडार नदी जब मिल जाती है तो उसको कहते हैं कर्णप्रयाग। क्या कहते हैं उसको, उसको कहते हैं कर्णप्रयाग। यानी कि पिंडार नदी जब अलकनंदा नदी मिल जाती है तो उसको कहते हैं कर्णप्रयाग। इतना आपको फिर धीरे धीरे आती है, फिर अलकनंदा कर्णप्रयाग से आती है, यहाँ आती है। तो यहाँ फिर कौन सी नदी मिल जाती है, यहाँ पे मिल जाती है मंदाकिनी नदी। कौन सी, ये वाली, ये आप मैंने बताया ना मंदाकिनी, ये वाली नदी मिल जाती है नीचे। ठीक है, तो ये मंदाकिनी नदी यहाँ पे मिलती है, और मंदाकिनी नदी जब मिलती है अलकनंदा नदी पे तो वहाँ पे एक जगह बनता है, उस जगह को कहते हैं रुद्रप्रयाग। ठीक है, तो एक मेन वाली नदी मिल गई, मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी में मिल गई, उसको कहते हैं रुद्रप्रयाग। ये चीज़ें एक बार में याद नहीं होंगी, लेकिन हाँ आप याद करते जाइएगा तभी याद होंगी। ठीक है, रुद्रप्रयाग। ठीक है, अब आगे देखिए, अब रुद्रप्रयाग हो गया। इसके बाद फिर अलकनंदा नदी है जो है आगे बढ़ती है, ऐसे आगे चली जाती है। फिर आप यहाँ पे मिल जाती है भागीरथी नदी। कौन सी नदी, भागीरथी नदी। अब देखिए ना, ये जो नीली वाली लाइन है ये भागीरथी नदी है ना हमारी, देखिए ये भागीरथी नदी। तो भागीरथी नदी क्या है, यहाँ पे मिल जाती है। भागीरथी नदी यहाँ पे मिल गई, और इस भागीरथी नदी जब यहाँ मिल जाती है तो उसको कहते हैं देवप्रयाग। क्या कहते हैं, देवप्रयाग। तो देवप्रयाग किन 2 नदियों का समूह है, भागीरथी तथा अलकनंदा नदी का
समूह है भी देवप्रयाग। ये अलकनंदा नदी भी आ जाती है, आ ही रही है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक जगह आता है, उसका कहते हैं ऋषिकेश। क्या कहते हैं? ऋषिकेश। फिर आता है हरिद्वार, ठीक है। हरिद्वार में गंगा नदी मैदानी भागों में प्रवेश करती है। अब यहाँ से ये क्या बन गई? भागीरथी क्या बन गई? गंगा नदी बन गई, ठीक है। अभी ऐसा पूछा जाता है कि गंगा नदी मैदानी भागों में कहाँ से प्रवेश करती है, तो हरिद्वार से। कहाँ से? हरिद्वार से प्रवेश करती है, ठीक है। फिर हरिद्वार के बाद आता है उत्तराखंड, इधर आ जाता है, ठीक है। उत्तराखंड तो बिजनौर, उत्तराखंड का बिजनौर आ जाता है। तो गंगा नदी कहाँ आ गई? उत्तर प्रदेश में घुस गई अंदर, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है? तो बिजनौर जिले से प्रवेश करती है, ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे आती है, इसके बाद जो यमुना नदी है, जो ये ऊपर वाली यमुना नदी, ये वाली, ठीक है। यमुना नदी फिर आके यहाँ पर मिल जाती है। तो जो पूरी नदियाँ यहाँ पे प्रयागराज कहलाता है। इसी स्थान को हम प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? इसीलिए प्रयागराज जो है क्या? नदियों का संगम है। आप लोग एक बार फिर देख लीजिए। अलकनंदा नदी जो पूरी जो ऊपर से नीचे तक आती है, उसमें पहले छोटी नदियाँ मिलती हैं, फिर नंदाकिनी मिलती है, फिर भागीरथी मिलती है, भागीरथी गंगा नदी हो जाती है, फिर प्रयागराज में फिर यमुना नदी भी मिल जाती है। उस यहीं क्या होता है? संगम कहलाते हैं, इसी को संगम कह देते हैं। और सरस्वती नदी कहते हैं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से नीचे से बहती हैं। तो यहीं प्रयागराज में संगम कहलाता है। आपको इसके पीछे का पता चल गया क्या है? परेशान मत होइए, मैं अभी क्वेश्चन आपको 100 क्वेश्चन करवा दूंगा नदियों से संबंधित। भारत की प्रमुख नदियों से संबंधित अगला हमारा टॉपिक यही रहेगा। भारत की प्रमुख नदियाँ मैं आपको पूरे क्वेश्चन करवा दूंगा, जिससे आपको भूलेगा नहीं। लेकिन हाँ, आपको ये मैप जरूर याद लगेगा, क्योंकि सीधा सीधा पूछा जाता है विष्णु प्रयाग किन दो नदियों का है? अलकनंदा, धौली गंगा। अलकनंदा इसमें सब में कॉमन रहेगा, ठीक है। अलकनंदा में सब में कॉमन रहेगा, सिर्फ एक नदी बदलेगी। अगला है हमारा गंगा नदी के दाएं हाथ की सहायक नदियाँ। दाएं हाथ बाएं हाथ की पूछी जाती हैं। तो गंगा नदी के दाएं हाथ की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? देखिए, तो पहले यमुना नदी। जो यमुना नदी है, गंगा नदी की सबसे बड़ा एक सहायक नदी है, आप पहले ये याद रखिए। तो इसकी लंबाई है 1370 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 1370 किलोमीटर इसकी लंबाई है यमुना नदी की। उद्गम स्थल कहाँ है इसका? बंदरपूंछ चोटी यमुनोत्री उत्तराखंड इसका क्या है? इसका क्या है? उद्गम स्थल। यहाँ से ये निकलती है। सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? चंबल, सिंध, बेतवा, केन इसकी सहायक नदियाँ हैं। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी, ठीक है। अत्यधिक प्रदूषित होने के कारण इसे खुला नाला भी कहते हैं। जो गंगा नदी यमुना नदी है, ये अत्यधिक क्या होती है? प्रदूषित होती है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो फैक्ट्री के पाइप वगैरह जुड़े हुए हैं, तो जल प्रदूषण होता है, तो इसको क्या खुला नाला भी कहा जाता है इस नदी को। अगली हमारी, हम दाएं हाथ की सहायक नदियाँ पढ़ रहे हैं। अगली हमारी चंबल नदी। चंबल नदी 965 किलोमीटर है। उद्गम स्थल कहाँ है? जनापाह पहाड़ू महू मध्य प्रदेश में इसका उद्गम स्थल है। इतना आपसे ये पूछा नहीं जाएगा, उद्गम स्थल इसका पूछा कम गया है, तो आप थोड़ा सा इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन क्या पता पूछ लिया जाए, थोड़ा सा याद रख लीजिएगा इसको। सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? लनास, काली, सिंध इसकी सहायक नदियाँ हैं। ये मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में बहती, 3 राज्यों में हमारे बहती हैं, ठीक है। अगला है चंबल नदी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मर्दा अनालिका अपर्दन के लिए जानी जाती है, ठीक है, यानी कटाव सबसे ज़्यादा इसी में होता है। फिर हमारी बाएं हाथ की सहायक नदी। दाएं हाथ की मैंने पढ़ा दिया आपको। अवारी हमारी आती है बाएं हाथ की सहायक नदियाँ। कौन बाएं हाथ की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? पानी गढ़वाल, रामगंगा, गोमती, घाघरा और गंडक, कोसी, महानंदा। तो ये क्या है? हमारी बाएं हाथ की सहायक नदियाँ। अगर यमुना पूछे किस हाथ की सहायक नदियाँ हैं, तो हमारी यमुना नदी है जो गंगा नदी की दाएं हाथ की सहायक नदियां हैं। बाएं हाथ की मैंने ये आपको पूरा करवा दिया। फिर हमारा महानंदा नदी गंगा नदी की अंतिम सहायक नदी है। जो महानंदा नदी है, जो गंगा नदी की अंतिम सहायक नदी है। कोसी नदी बिहार के भागलपुर गंगा में मिल जाती है। जो कोसी नदी है बिहार के भागलपुर में गंगा से मिल जाती है। और कोलकाता हुगली नदी किनारे स्थित है। जो कोलकाता है वो हुगली नदी किनारे स्थित है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। किसमें? पद्मा के नाम से जाना जाता है। अब इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है? अभी हमारी गंगा नदी है। आप लोग क्या? गंगा नदी है हमारी, रुक जाइए ज़्यादा बड़ा हो गया। ये हमारी गंगा नदी है, ठीक है। क्या है? ये हमारी गंगा नदी है। अब एक स्थान आता है यहाँ पे, उसका नाम है फरक्का। इस स्थान का नाम है फरक्का। यहाँ से गंगा नदी 2 भागों में विभाजित हो जाती है। क्या है? गंगा नदी जो है यहाँ से 2 भागों में विभाजित हो जाती है। ऐसे 2 भागों में विभाजित होती है। एक जो भाग है बांग्लादेश में चला जाता है। कहाँ? बांग्लादेश में एक भाग चला जाता है। एक भाग चला जाता है कोलकाता में।
कहाँ, एक यहाँ से गंगा नदी की 2 शाखाएं हो गई, ठीक है। तो एक चला जाता है बांग्लादेश में, एक चला जाता है कोलकाता में। जो बांग्लादेश में जाता है उसको पद्मा के नाम से जाना जाते हैं, पद्मा नदी कहते हैं। और जो कोलकाता में चला जाता है उसको हुगली नदी के नाम से जाना जाता है कौन सी शाखा, ये है गंगा नदी की ही शाखाएं हैं। लेकिन जो कोलकाता में जो शाखा चली जाती है, तो ब्रांच चली जाती है, उसको कहते हैं हुगली नदी। और जो बांग्लादेश में चली जाती है उसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। बस यही अंतर था इसमें, यही था, यही पूरी हिस्ट्री थी। तो मैंने आपको करवा दिया। मैंने आज सिर्फ आपको क्या पढ़ाया, ये सिर्फ मैंने आपको हिमनद बर्फ नदियाँ पढ़ाई, ये वाली नदियाँ पढ़ाया। अभी आपको प्रायद्वीप नदियाँ पढ़ाना बाकी है। तो अगले में पहले मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा ताकि आपको कोई चीज़ें एकदम कंठस्थ हो जाएं। फिर मैं अगली वीडियो प्रायद्वीप नदियों की लेकर आऊँगा। आप लोग कैसी लगी आप लोग कमेंट कर दिए करिए, ठीक है। आप लोग देख लेते हैं, मुझे दुख होता है देख लेते हैं, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और लाइक भी नहीं करते। तो अब इससे हमें क्या मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मेरा जो पढ़ाई हुआ आपको समझ में आ रहा है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।